नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। देहरादून में पर्यावरण मित्र बहनों ने आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पहुंचकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। वहीं इस खास मौके पर गणेश जोशी ने बहनों के इस प्यार के लिए शुक्रिया कर प्रदेशवासियों को अपने रक्षाबंधन की बधाई दी। और इस खास मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत खास है और मैं सभी बहनों को बधाई देता हूं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो चुनावी प्रचार के अंतिम दिनों में बीजेपी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर प्रचंड प्रचार करेगा। और इसी क्रम में बीजेपी की स्टार प्रचारक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बागेश्वर चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया। और बागेश्वर रवाना होने से पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बीजेपी हर छोटे मोटे चुनाव को गंभीरता से लेती है। बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दिनों में बीजेपी प्रचंड प्रचार कर बंपर जीत हासिल करेगी। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री, धामी, मंत्री और बीजेपी के कद्दावर लोग बागेश्वर चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। चले आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां बागेश्वर उपचुनाव को सांसद अल्मोड़ा अजय टम्टा ने यह दावा किया कि कांग्रेस भले ही आम आदमी पार्टी से बसंत कुमार को इंपोर्ट कर करके लाई हो, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। इसके पीछे उन्होंने संगठन व कार्यकर्ताओं की मेहनत को अहम वजह बताया। चंपावत की तुलना में थोड़ा भिन्न माना जा रहा है। आप चंपावत में लगातार एक्टिव हैं, माफ कीजिएगा बागेश्वर में एक्टिव हैं और आपकी लोकसभा सीट भी है बागेश्वर। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? जैसा कि आपके ध्यान में है कि मेरा ये लोकसभा क्षेत्र जो बागेश्वर का जो उपचुनाव हो रहा है, हमारे पूर्व मंत्री बहुत अच्छे मंत्री रहे थे, विधायक रहे, लंबे समय तक सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं। अचानक उनके जाने से ये सीट खाली हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी अर्धांगिनी के रूप में पार्वती दास जी को चुनाव लड़ाया है और हमारे लिए एक बहुत अच्छी परिस्थितियाँ क्या है कि जो बहुत सारे काम बागेश्वर विधानसभा के अंदर ऐतिहासिक हुए हैं, उन कार्यों को एक मूर्त रूप देने का काम वहाँ पर बागेश्वर में हुआ है। पूर्व में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रणजीत दास जी, जो पिछली बार वहाँ से चुनाव लड़े थे, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। नगर पालिका के अध्यक्ष जो निर्दलीय थे, वो भी वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में उनकी हमारी रीति नीति से, हमारे कार्यों को देख करके, बागेश्वर के नगर के कार्यों को देख करके वो भी आए हैं। और बागेश्वर की पूर्व नगर पालिका नगर से लगा हुआ बूथ है, वो भी हमारे पास, हमारा जो ब्लॉक है वो भी हमारे पास ब्लॉक प्रमुख आई है। ऐसे एक जिन्होंने नामांकन कराया था, वो भी ऐसे एक विधायक भी हमारे पास आए हैं। और लगभग खरेही बेल्ट के अंदर 7-8 हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और ऐसे ही गरुड़ के भी, और हमारे नगर के सभी वार्डों के सभासद। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की तरफ को सबका प्रभाव है। मोदी जी के कार्यों का प्रभाव है, हमारे धामी जी के कामों का प्रभाव है। हमारी बहुत ऐतिहासिक काम हुआ हुए हैं। अभी 1300 करोड़ रुपए की हमारी अभी नई रोड स्वीकृत हुई है, जो बागेश्वर को जोड़ते हुए अल्मोड़ा को जोड़ेगी और पिथौरागढ़ जिले को जोड़ेगी। वहीं गढ़वाल को जोड़ने के लिए ग्वालदम से लेकर के हमारे बागेश्वर कपकोट को जोड़ते हुए ये भी हमारा 4-4.5 हज़ार का रोड हमको केंद्र से मिला है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है भारतमाला में। तो सभी लोग एक तरफ से मुझे लगता है कि विकास कार्यों को देखते हुए और आम जनमानस जो हमारा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को वोट देने वाला है। पिछली बार हम 14,000 से चुनाव जीते थे, इस बार हम 28,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव को जीतेंगे। ये आपका गणित है, बसंत कुमार का अपना कैडर वोट है प्लस कांग्रेस का वोट उन्हें सपोर्ट करेगा, तो आपको लगता नहीं स्थितियाँ थोड़ी सी दिक्कत लग रही हैं? और कांग्रेस बहुत एक्टिवली इस रिजर्व सीट मैं वो पिछली वाली जो परिस्थितियाँ थी और वर्तमान की परिस्थितियाँ बहुत भिन्न है। केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सब लोग विचार भी कर रहे हैं कि जो हमारे
चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी को लेकर हरीश रावत हरक सिंह के पक्ष में उतर गए और उन्होंने पहले कहा कि उसको मामले की जानकारी नहीं है। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही है। बीजेपी जिस जांच की बात कर रही है वह घोटाला बीजेपी के कार्यकाल का है। जब तक वह बीजेपी में थे तब तक क्यों नहीं जांच की गई। जब तक हरीश रावत का मुंह चल रहा है, जब तक हरीश रावत का दिमाग ठीक काम कर रहा है, जब तक हरीश रावत के पांव चल रहे हैं, तो सीबीआई और सीबीआई के दोस्त हरीश रावत के पास नहीं आएंगे। तो आप समझ लेना अब हरीश रावत रहा ही नहीं करेगा। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं जब पूरी जानकारी लेने के बाद ही कुछ बात करूंगा। लेकिन भाजपा सरकार प्रतिशोध की भावना से काम करती है और ऐसे मामलों में प्रतिशोध साफ दिखाई दे रहा है कि जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो तो मंत्री रह चुके हरक सिंह रावत के मेडिकल इंस्टीट्यूट और पेट्रोल पंप पर हुई छापेमारी के मामले में अब बयानबाजियां भी शुरू हो गई, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ही कैबिनेट के सहयोगी रहे हरक सिंह रावत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाप का घड़ा अब भर चुका है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के बयान पर हरक सिंह रावत ने हमला बोलते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत स्पष्ट करे उन्होंने अपना घर कैसे बना लिया, अपने विधायक के कार्यकाल और अपने स्टाफ की वह क्यों नहीं सीबीआई जांच कराते। अब देखिए भाई, ऐसा है कि बोलते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता है और शिशुपाल की गर्दन पर भी अगर कृष्ण भगवान का चक्र चला था तो 100 पूरा होने पे चला था। हर चीज़ का एक क्लाइमैक्स होता है, एक उच्च स्तर होता है और उसके बाद वो नीचे आती ही आती है। तो कोई भी बात हो, कोई भी अच्छी बात हो, बुरी बात हो, भ्रष्टाचार हो, सदाचार हो, कदाचार हो, वो क्लाइमेक्स पर जब पहुंच जाता है तो उसमें फिर उतार शुरू हो जाता है। अब देख हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़े हुए हैं। सुदीप, अब जिस तरह से देखें कि यहाँ पर जांच बिठाई गई विजिलेंस टीम की तरफ से उनके बेटे के घर पे और कॉलेज पे और पेट्रोल पंप दोनों पे ही छापेमारी जारी, और इसी बीच अब नया बयान भी सामने आया और लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। रावत के बीच जो कल का ये बातचीत, कल त्रिवेंद्र ने आरोप लगाए और आज जो प्रति उत्तर देते हुए हरक सिंह रावत ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या थे। ये एक बार एक नेता के पीआरओ रहे, एक बार विधायक रहे, इनका घर मकान कैसे बना, इन पर इतनी संपत्ति कैसे आई, इनके लोगों की भी जांच होनी चाहिए। ये मेरा पाप का घड़ा भर गया ऐसा कहते हैं, जबकि घड़ा इनका भर चुका है और ये खाली घर बैठे हुए हैं। मजे की बात यह है कि जिस सरकार में ये कथित तौर पे घोटाला हुआ जिसकी जांच चल रही है, उस सरकार के मुखिया कभी खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और उसी सरकार में हरक सिंह रावत मंत्री थे और पावरफुल शक्तिशाली मंत्री थे। जो चाहते थे वो होता था, जो चाहते थे वो कराते थे। अब ये भी एक इत्तेफाक है कि दोनों ही पद पर नहीं है, लेकिन जो हरक सिंह रावत ने इल्जाम लगाया है त्रिवेंद्र सिंह रावत पर, वो बहुत ही चौंकाने वाले और बहुत ही ज्यादा गंभीर है। मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, पहले जब अपनी सफाई दें कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच हरीश रावत का बयान भी सामने आया कि अपनी सरकार में जांच क्यों नहीं कराई गई। जी देखिए, यही अब कांग्रेस का सेल्फ गोल है। ये कांग्रेस का ये भी एक प्रयास है, क्योंकि हरक सिंह रावत जब मैंने आज कहा कि आपको राजस्थान में प्रभारी बनाया गया है और भाजपा वहां मुद्दा बना सकती है, तो हरक सिंह रावत का कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही इस पर करारा जवाब देंगे, क्योंकि उनकी सरकार में ही मैं मंत्री था और यदि घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, तो उन्होंने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की, मुझे मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया, आचार संहिता वाले दिन तक मैं मंत्री कैसे था। तो ये सीधे तौर पे एक बड़ी घेराबंदी हरक सिंह रावत भी कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। परंतु देखना होगा कि आखिर राजनीति, आरोप प्रत्यारोप किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सुदीप, क्योंकि यहाँ पर इस बीच इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप तो देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से विजिलेंस की तरफ से जांच की गई है, तो क्या अभी तक पूछताछ हुई है, कुछ सवाल जवाब किए गए हैं, कुछ अपडेट निकल के सामने आ रहा? अभी देखिए, अभी सीधे तौर पर कोई किसी से पूछताछ या सवाल जवाब नहीं हुआ है जी, विशेषकर किसी मंत्री से। इस मामले में पूर्व में IAS अफसर सस्पेंड हुए थे। विजिलेंस को एक जानकारी ये थी
कि जो सरकारी जनरेटर खरीदे गए वो इनके कॉलेज में है। इस पर आज हरक सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि कोविड के समय प्रशासन का दबाव था, तो हर व्यक्ति जिसके पास जो चीज उपलब्ध नहीं थी इधर उधर से मैनेज कर रहा था। मेरे कॉलेज से 65 लाख रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरों को लोगों की मदद के लिए गए, उसका भी हिसाब आज तक नहीं मिला। जहां तक जनरेटर का प्रश्न है तो वन विभाग द्वारा ये जनरेटर भेजे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग की भी बनती थी कि वो इन्हें वापस बुलाए, वापस मंगाए। अब इन जनरेटरों का इस्तेमाल कोविड के दौरान हो रहा था, तो ऐसे में ये सिर्फ घेराबंदी है, उनको फंसाने की साजिश है, आरोप है हरक सिंह रावत का। बिल्कुल, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का इस बीच दौर काफी ज्यादा गर्मा गया। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुदीप बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में बहुत कुछ है, लेकिन वक्त होगी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में इस समय चार धाम यात्रा चल रही है और भारी तादाद में श्रद्धालु चार धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मानसून सीजन में यात्रा कई बार बाधित हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का चार धाम में पहुंचना लगातार जारी है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजीन्द्र अजय ने कहा कि श्रद्धालुओं का चार धाम यात्रा में पहुंचना लगातार जारी। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बावजूद भी पिछले साल की अपेक्षा इस बार 37 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक चार धाम यात्रा में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि सभी चारों धामों के कपाट बंद होने में लंबा समय बाकी, ऐसे में चारों धामों में श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछले साल की अपेक्षा इस साल बढ़ेगा। तो आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में जो श्रद्धालुओं का तांता है चार धाम में लगातार बना हुआ है, क्योंकि इस बीच हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से मौसम खराब हुआ, उसके बाद भी श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो बाबा केदार और चारों धाम में बना रहा। हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जान जुड़े हुए हैं। सुदीप, अब जिस तरह से देखिए कि उत्तराखंड में पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब हुआ था, लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिली थी, जिसके चलते आगे के रास्ते भी खराब हुए थे, लेकिन चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जो पहुंचने का सिलसिला है, जो तांता है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, बीते दिनों जो अगस्त माह में भारी बारिश हुई है उसने चार धाम यात्रा को कई बार बाधित किया और 2 बार सरकार ने भी इस चार धाम यात्रा को रोका था। पर चूंकि मानसून की लगभग विदाई होनी है, बारिशें बहुत कम हुई हैं, तो अब चार धाम यात्रा का शुरू अभी समय काफी बाकी है। सितंबर माह है और अक्टूबर माह पूरा बाकी है यात्रा के लिए। अब तक करीब 50 लाख यात्री जो एज पर रिकॉर्ड है, ऑल टाइम रिकॉर्ड, वो टूटने को है। अब सरकार को 2 माह यात्रा चलानी है, तो इस पर भी सरकार की चिंता है कि यात्राएं के जो मार्ग हैं वो ठीक हों, लोगों की व्यवस्थाएं ठीक हों। इसलिए 15 तारीख से पहले बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है रोड ठीक करने का। और जो चार धाम यात्रा समिति है, जो बद्री केदार मंदिर समिति है, वो भी यात्रा पर फोकस कर रही है, क्योंकि यात्रियों का, श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है जो बारिशों के बाद मूव करते हैं। इसमें तो इन यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्था शुरू की गई है। बिल्कुल सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे खबरों में। लेकिन इस बीच